वंदे मातरम। बंधुओं, बीच बीच में हम बहुत सारी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे, परंतु शिक्षक होने के नाते हमारा जो मूल विषय है वो शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, विद्यार्थियों की समस्याएं या आने वाली पीढ़ियों को कैसे शिक्षित किया जाए, कुल मिलाकर शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं और उसका समाधान है उस पर ही चर्चा प्रमुख है। लेकिन बाकी समाज, कोई चीज़, कोई भी विषय आइसोलेशन में तो हम रख नहीं सकते। सारे विषय कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए बाकी विषयों पे भी समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो विषय है वो पूर्ण रूप से शिक्षा से संबंधित है, और चूंकि अभी अगर हम बात करें वर्तमान में, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, और सही कहें तो ये एक शैक्षणिक आज़ादी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और ये जो हमारा शिक्षा पे ये विषय, शिक्षा का विषय रहने वाला है, वो एक श्रृंखला के रूप में होगा, जिसमें आज एक वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी आगे भी इस पे हम चर्चा वार्ता करते रहेंगे, और इस श्रृंखला का नाम हमने विश्व गुरु भारत रखा है। विश्व गुरु भारत क्यों रखा है, ये भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप भी शिक्षा को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं तो आप भी जुड़ें और अपने आप सुझाव इस पे दें, ताकि हम इसको, अगर कहीं भी आपको तार्किक या तथ्यात्मक रूप से कहीं कमी लगे तो आप हमें सूचित करें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और हमारा भी ज्ञान बढ़ सके। तो सबसे पहले आज का जो विषय है, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो कुछ विसंगतियां या कह लें पूर्वाग्रह, किसी भी विषय के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठी करने चाहते हैं या उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में हम जो समझ रहे हैं वो वैसा ही है या कुछ और है। तो हमारे जानकारी में जितनी विसंगतियां हैं या जो पूर्वाग्रह हैं शिक्षा को लेके या शिक्षा के विकास को लेके या भारतीय शिक्षा पद्धति को लेके, सबसे पहले आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे एक जो पहला पूर्वाग्रह है, जो पहली विसंगति हमें देखने में आती है, वो लोगों की ये विचारधारा कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो वास्तव में जो आज आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न एजुकेशन हम कहते हैं, वो ब्रिटिशर्स की वजह से आया। अब यहाँ सबसे पहले तो ये जो आधुनिक और मॉडर्न ये वर्ड यूज किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बंधुओं, अपने भारतीय समाज में वर्तमान में जिस शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग कहने का तात्पर्य है कि जो अपने शाब्दिक अर्थ में न प्रयोग होकर किसी और अर्थ में ही प्रयोग किया जाता रहा हो, उसमें आधुनिक शब्द जो है वो दूसरे नंबर पे है। क्योंकि पहले पे तो आज भी धर्म शब्द ही है, जो अपने अर्थ में कभी प्रयोग में नहीं लिया जाता है, हमेशा अपने हिसाब से प्रयोग निश्चित करके हम उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। उसी प्रकार का शब्द है आधुनिक। आधुनिक से हमारा तात्पर्य, दीपांकर गुप्ता एक प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मिस्टेक इन मॉडर्निटी। वास्तव में हम आधुनिक शब्द का कितना दुरुपयोग करते हैं, और आधुनिक जो हम समझते हैं क्या वास्तव में आधुनिक है या नहीं, और नहीं है तो वो क्या है। प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता को कोई उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला जिससे वो हमारी मानसिकता, जो आधुनिकता इस शब्द को लेके है, उसको डिफाइन कर सके। तो उन्होंने एक नया वर्ड दिया जिसको उन्होंने कहा वेस्ट टॉक्सिकेटेड, यानी कि हम नशे में हैं पश्चिमी के, सभ्यता के। जो पश्चिम में होता है उसको हम आधुनिक। तो हमारा आधुनिक का जो क्राइटेरिया है वो बाहर से आया हुआ है, यानी कि जो हम पर सुपर इम्पोज्ड है, जो लाके थोप दिया गया है बाहर से, उसको हम आधुनिक मान लेते हैं। हम नशे में हैं, वेस्ट टॉक्सिकेटेड। वास्तव में एक ये बड़ा विषय है कि हम कितने आधुनिक हैं। भाई, आधुनिकता का अर्थ ही हम नहीं जानते। आधुनिकता का अर्थ होता है कि भाई अपने संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं
को आगे बढ़ाना, उनको वर्तमान की आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई करना, परिष्कृत करना। लेकिन हम अपने जो मूल्य हैं, मानक हैं, संस्कृति सभ्यता है, उससे तो कब के कट चुके हैं। हम तो भारत से इंडिया हो गए थे। अब जब तक हम फिर भारत नहीं होंगे, हम अपनी परंपराओं से कनेक्ट कैसे होंगे? और जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक तो हम अपने को आधुनिक करने की बात ही नहीं कर सकते। वास्तव में ये समस्या किसकी वजह से आती है? ये समस्या आती है जो हम अपनी ये एक आक्रांताओं का जो शासन है उसको हम 190 वर्ष जो मान के चलते हैं अंग्रेजों का, सारी समस्या इसी की वजह से उत्पन्न होती है। क्योंकि उसके पहले का जो 800 साल है उसको तो हम मान नहीं रहे ना। वास्तव में हमारी जो स्वतंत्रता है वो 1000 वर्ष की है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, मानक, मूल्य 1000 वर्ष पीछे छूट गए। वहां से उनका आगे फर्दर विकास ही नहीं हुआ, वो वहीं रुक गए। हम बहुत सारे जागरूक लोग प्रश्न करते हैं कि फिर कहां गई आपके अरे परंपराएं हैं, वही हैं, लेकिन चूंकि उसके बाद आक्रांता आ गया, उनका शासन आ गया, हमारी परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, रोक के रखा। और हम एक फिल्म आई थी, वैसे तो मैं फिल्में नहीं देखता और पूरी तरह से नहीं देखता, लेकिन वो कुछ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आता है ना, तो उसमें संडे, उसमें जो एक्ट्रेस रहती है उसके जीवन से एक दिन गायब हो जाता है, संडे का दिन। उसको कुछ भी ध्यान नहीं आता है कि संडे को क्या हुआ था और वो दिन गया कहां। वो सैटरडे के बाद सीधे मंडे में पहुंच गई। बहुत सारी उसके पीछे कहानी थी। वो बेसिकली उसको कोई नशा दिया गया था जिसकी वजह से एक दिन पूरा वो सोती रही। वैसे ही हमको समय समय पर कई प्रकार का जो है इस तरह का अगर हम कहें कि नशा दिया जाता रहा है, जिसकी वजह से हम सोए ही रह गए। और हम 190 साल 190 वर्ष रखते रहते हैं, 1000 वर्ष को 190 वर्ष कर दिया। जैसे ही हम उसको 1000 वर्ष करेंगे और इंडिया से भारत की तरफ चलेंगे, हमारी परंपराएं तुरंत हमसे कनेक्ट हो जाएंगी और हम उसका विकास करके आधुनिक बन सकेंगे। तो सबसे पहले तो इस शब्द का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए। और इसके पीछे क्या तर्क? भाई पश्चिमी सभ्यता, वो उन्होंने हमें जो शिक्षा प्रणाली है वो दिया, हमारे पास कोई शिक्षा प्रणाली नहीं थी, ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अभी आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा जो पूर्वाग्रह है वो उसके विषय में जान लेते हैं कि दूसरा ये माना जाता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो एजुकेशनली, शैक्षणिक तौर पे हमसे बेहतर है, हमसे सुपीरियर है। ये बड़ी मजेदार बात है। हमारा प्रश्न ये है कि वेद, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता सब इंग्लिश में और विश्व की भिन्न भिन्न भाषाओं में उनका रूपांतरण हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। क्या आप ये किसी को ध्यान में है कि कितने पश्चिम के ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है? या आप अगर बात करें ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके कितने ग्रंथों का जो है अनुवाद हुआ है? वेद के समकक्ष कितने ग्रंथ हैं धरती पे? उपनिषदों के समकक्ष एक भी ग्रंथ आप बता दीजिए विश्व में, किसी भी सभ्यता, किसी संस्कृति, किसी भी राष्ट्र के पास। तो सुपीरियर किधर से है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वास्तव में अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहां से कहां आया है और कहां गया है, हम आपको बताएं कि जिन लोगों ने इवोल्यूशन के जो विद्यार्थी रहे हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें वर्ल्ड वाइड, विश्व में एक जैसे माना जाता है कि कोई परंपराएं पहले बनती हैं, सामूहिक रूप से तैयार होती हैं, उसके बाद एक स्टेज आता है उसमें डेवलपमेंट का, जिसको सीड बेड स्टेज बोलते हैं। सीड बेड कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग कृषि से जुड़े होंगे या खेतों को देखे होंगे वो अच्छे समझ पाएंगे। बेसिकली जो पैडी क्रॉप है, धान की खेती जब होती है तो हम एक छोटे से जगह पे ढेर सारा सीड
एक ही जगह पे डाल देते हैं और वो काफी घना जो है, छोटे छोटे जब सैपलिंग्स पौधे तैयार हो जाते हैं तब हम उन पौधों को वहां से निकाल के बाकी फील्ड में रोपते हैं थोड़े डिस्टेंस पे, जिससे वो जो उनके बंचेस होते हैं वो हेल्दी और हेवी होते हैं। तो जहां पे हम सीड तैयार करते हैं, सैपलिंग्स तैयार करते हैं, पौधे तैयार करते हैं, उसको सीड बेड स्टेज बोलते हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन में ये वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि जो भारतीय जो सभ्यता, संस्कृति, कल्चर जो कुछ था वो सीड बेड स्टेज तक पहुंचा और उसके बाद स्टैग्नेट हो गया, मतलब वहां रुक गया। क्यों? क्योंकि आक्रांता आ गए और उन्होंने यहां की व्यवस्था को दबाना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया और एक जो डेवलपमेंट चल रहा था उसको कहीं ना कहीं डिरेल कर दिया। क्योंकि अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो गुप्ता पीरियड में 9 रत्न हुआ करते थे। अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, साइंस की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो या इवन आप मेडिकल साइंस की बात करें, तो उसके विद्वान भरे पड़े थे और उसके बाद से अचानक कहां गायब हो गए? वो कहीं नहीं गए। और एक प्रश्न यह भी उठता है कि भाई वो अगर आक्रांता आ गए तो समाप्त क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम बस ये हिस्टोरियंस ने जबरदस्ती ये हमको पढ़ाया है पुस्तकों में ये लिख लिख के कि दिल्ली में मुगल थे, दिल्ली में सल्तनत काल में इस्लामिक रूल था। वास्तविकता यह है कि बहुत सारे ऐसे थे कि उनका दिल्ली से बाहर क्या, अपने महल से बाहर नहीं चलता था। अब ऐसे बादशाहों को जबरदस्ती हमें पढ़ाया गया। भारतवर्ष कभी भी, अगर ब्रिटिशर्स के अलावा पूरा भारतवर्ष किसी के अधीन कभी नहीं रहा, और जिसकी वजह से हमारी सभ्यता और संस्कृति जिंदा रही, क्योंकि जो क्षेत्र उससे बाहर रहता था वहां सभ्यता संस्कृति जीवित रहती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी इस तरह की मान्यताएं जो है वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, जो हमें गलत दिशा की तरफ ले जाता है। वास्तव में सीड बेड स्टेज तक हम ले आए थे और वहां से बाकी देशों ने, इवन जो आज हम पश्चिमी सभ्यता, यहां से वो ले गए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि हम रोमन नंबर्स बोलते हैं और पश्चिम के लोग उसको अरेबिक नंबर बोलते हैं और अरब के लोग उसको हिंदू नंबर बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ के हैं। यहां से अरब ले गया, अरब से पश्चिम में गया, हम खुद ही उसको रोमन नंबर्स बोलने लगे, जबकि वास्तविकता यह है कि वो हमारे यहाँ के हैं। तो हम बेसिकली ये समझ ही नहीं पाए कि ये हमारी ही चीजें ले जाके और हमें ही वापस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने आपको दिया। तो ये समस्या यहां से शुरू होती है। इवन कुछ तो ऐसे विद्वान हैं, एक मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब, कितने मतलब इतने लर्नेड आदमी, लेकिन जब ये कहते हैं कुतर्क की बात करेंगे कि अपना स्तर इतना नीचे गिरा के लोग बात करते हैं। इनका कहना है कि एक दिन इनका इंटरव्यू में सुन रहा था तो वो कहते हैं कि दारा सिकोह ने जब तक उपनिषद और भगवत गीता की बात नहीं की थी, वर्ल्ड कम्युनिटी, विश्व को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब बताइए, अब मतलब अपनी सभ्यता और संस्कृति पर इतना अत्याचार तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता। इवन हमारी सभ्यता संस्कृति तो बाहरी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने भी इतना अत्याचार नहीं किया। और ये सारा जो उन्होंने आक्रांताओं का महिमा मंडन किया, उससे प्रसन्न होके जो 2005 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया। और तो एक मान्यता ये रही। एक और पूर्वाग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अच्छा, अभी जैसा हम कह रहे थे कि अपना विश्व गुरु भारत क्यों कहा जाता है? ये जो सीड बेड स्टेज है, सभ्यता और संस्कृति को सीड बेड स्टेज तक लाने के कारण ही इसको विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि समस्त संसार ने जो सीड्स, जो सैपलिंग्स, जो पौधे लिए वो यहीं से लिए। इसके अतिरिक्त जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहां के सभ्यता को
छोटा बताने के लिए, हीन बताने के लिए वेदांत का एक सूत्र है जिसका उन्होंने भरपूर दुरुपयोग किया। वास्तविकता में यहां के लोगों ने उसका अर्थ समझने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिशर्स को उसका अर्थ बड़ी भली भांति पता था, लेकिन उन्होंने उसका मिसयूज किया। एक वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो इसी सूत्र का आधा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अब ब्रह्म की, दूसरे लोग की चिंता करिए, जगत तो मिथ्या है, जबकि इसका कहीं इस तरह का कोई अर्थ नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां की चीजों को हीन बताकर उन्होंने हमको दिशा भ्रमित, एक कहते हैं ना, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। एक और जो पूर्वाग्रह है हमारे भी मन में है, और कहा भी जाता है बाहर से भी यही कि भारतीय जो ज्ञान था वो साइंटिफिक नहीं था। सबसे मजेदार बात यह है, जब हमारे यहां ग्रंथ लिखे जा रहे थे तब वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, और वो हमें बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान साइंटिफिक नहीं था। हम बताएं कि अणु और परमाणु जो दो शब्द हैं वो एटम और मॉलिक्यूल के बहुत पहले आए थे अस्तित्व में। महर्षि कणाद ने इन शब्दों का प्रयोग किया, और मजेदार बात यह है कि महर्षि कणाद ने जो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी दी, उससे अधिक प्रमाणिक जानकारी आज भी हमारे पास नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि उसी समकालीन महर्षि कणाद के समकालीन ही ग्रीक में हेराक्लिटस एक थिंकर थे, उन्होंने भी एटम और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बातें कही थी, और सिमिलर बातें मॉडर्न टाइम्स में डाल्टन ने कही थी, जो सारी की सारी रिजेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन कणाद की कही हुई एक भी बात रिजेक्ट नहीं हुई है, और साइंटिफिक वो है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि भाई अगर जैसे ही हम ये 190 वर्ष को 1000 वर्ष करते हैं, पूरी की पूरी परंपरा कनेक्ट हो जाती है, और हम कितने उन्नत थे ये भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि अभी भी जो कुतुब मीनार परिसर है उसमें एक स्तंभ रखा हुआ है, उस समय भी स्टेनलेस स्टील की टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का स्तंभ है वो, और वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो बिना साइंस के वो ज्ञान था क्या? साइंस का मतलब हमारा ज्ञान साइंटिफिक नहीं था? अभी मैं बताऊं, बहुत सारे रिसर्च आए हैं जिसमें ये बात सिद्ध हुई है कि जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इवन जो फिजिक्स का बेस है, थियरी ऑफ कॉजेशन, भारतीय जितनी भी परंपराएं हैं, जितना भी स्कूल ऑफ थॉट है, सब में थियरी ऑफ कॉजेशन की बात की गई है। बिना थियरी ऑफ कॉजेशन के कोई साइंस टिक नहीं सकता है। साइंस का, विज्ञान का आधार ही है। इसके अतिरिक्त अभी हम बात कर रहे हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पर आइंस्टाइन ने काम किया था, एंड ओरिजिनली दिस थियरी वाज गिवन बाय भगवान गौतम बुद्ध। जो भगवान बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद था वही थियरी ऑफ रिलेटिविटी या डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। इवन नागार्जुन की जो पुस्तक थी उस पे भी दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, भले ही अपने यहां नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहना निहायत ही मूर्खतापूर्ण है कि हमारा ज्ञान साइंटिफिक नहीं था। इवन अगर हम रामायण की बात करें, हो सकता है कि आपकी विचारधारा ऐसी रही हो कि आप रामायण को मिथ मानते हो, जो भी मानते हो, लेकिन रामायण एक पुस्तक है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। और वो पुस्तक काफी पुरानी है, इसमें भी किसी को संदेह नहीं होगा। जब विश्वामित्र भगवान श्री राम को अस्त्र देते हैं तो वो उनके गुण बताते हैं, कहते हैं कि ये अस्त्र है, इसमें कुछ अस्त्र सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से चलते हैं, कुछ नाभिकीय ऊर्जा से चलते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अस्त्र थे नहीं थे, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन उस ग्रंथ में ये बात कही गई है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हजारों साल पहले हम ये कहने में सक्षम थे
तो इसका मतलब वर्तमान जो चर्चा का विषय है कि हम साइंटिफिक थे कि नहीं थे, ये तो सिद्ध होता है कि हमारी जो सोच थी वो साइंटिफिक थी। मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें तो हमारी उन्नति की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता था। धन्वंतरी की बात करें, सुश्रुत की बात करें, जीवक की बात करें, चरक की बात करें, इवन हम अभी ये अलग बात है कि इसका कोई हिस्टोरिकल वो नहीं है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उनका जन्म वो सिजेरियन चाइल्ड थे और जो ऑपरेशन किया था वो विष्णुगुप्त ने किया था, चाणक्य जिनको हम कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम फिर यहां भी हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त का काल लगभग आज से 2400 साल पहले था, उन्होंने नहीं किया होगा अगर हम मान लें, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा ना कि भाई एक सोच तो थी, सोच थी तभी तो ये बात कहा, नहीं तो कहता कैसे। भाई पुष्पक विमान रियलिटी मान लीजिए वो नहीं था, सोच तो थी, उसको आप नकार नहीं सकते। डिकार्ट कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मेरी सत्ता मेरे सोचने से सिद्ध होती है। तो उस समय अगर हम 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल पहले ये सोचने में सक्षम थे तो हम साइंटिफिक नहीं थे। तो ये कितना मूर्खतापूर्ण है, और जो इस विचारधारा को ढोते हैं वो कितने बड़े, अगर हम कहें तो ये बहुरूपीय हैं, जो अपने, मुझे नहीं लगता कि भाई क्या फायदा होगा उनका, मुझे नहीं जानकारी है इसकी, लेकिन किस स्वार्थ में वो पूरे समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि हमारा ध्येय है, विषय रखना हमारा काम है, मूल्यांकन आपको करना है। हमने अपना काम किया, आप अपना काम करें। धन्यवाद।